आज हम लोग भारत नेपाल संबंध में ठीक है ऐसा नहीं लगेगा, केवल संबंध रखो। भारत नेपाल रिलेशन में आप देखेंगे तो जैसे भूटान के साथ आप संबंध पढ़े ना, उसी तर्ज पर इसका भी संबंध है। दुनिया में अगर कोई हिंदू राष्ट्र है सही मायने में, वो नेपाल है। मतलब इतिहास के विरासती तौर पे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है ही, लेकिन जो आज तक इस चीज को कायम रखा है वो है नेपाल। बाकी लोग तो सब मिक्सअप हो गए इधर उधर। चलिए, इंडो नेपाल रिलेशन में क्या देखना है उसको देखते हैं पहले। हाँ चला, दिल दिया है जेएन भी देंगे। एक हेडिंग बनाएंगे, द बिगिनिंग ऑफ द ट्रीटी। भारत नेपाल के बीच में बच्चा हमारे ट्रीटी की बिगिनिंग जो है 1947 से ही है ना। नेपाल के बारे में कहा जाए है ना, नेपाल के बारे में अगर आपको कहा जाए तो भारत तो ऐसे दक्षिण एशिया में सभी का बड़ा भाई है, लेकिन नेपाल में सगा बड़ा भाई है नेपाल का। ठीक है, नेपाल का वो सगा बड़ा भाई है, और जितने भी ट्रीटी समझौते हैं उसमें कुछ जैसे मतभेद तो घरों में भी होते हैं। अगर आप रिलेशन की पूरी तह को देखेंगे तो ज़्यादातर मुद्दों पर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से संबंध गड़बड़ हुए, जबकि हकीकत में संबंध ऐसा कोई गड़बड़ के कोई चांस नहीं थे। कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है तब एक खराब अवस्था को प्राप्त करता है जब वहां के हुक्मरान जो है वैचारिक रूप से मतभेद रखते हैं। किसी भी देश में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक देश दूसरे देश के साथ कोई बाजार व्यापार आदान प्रदान या डिप्लोमेटिक तरीके से कोई विफलता के कारण मतभेद रखता है। सामान्यतः आप देखेंगे तो जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसे हैं जहां पे सरकारें आपके विचारों से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए भी कुछ मतभेद विकसित कर लिए जाते हैं। नेपाल के साथ ऑलमोस्ट आप कुछ कम ज़्यादा, हालांकि मतभेद को आप बहुत कम मानिए और बातचीत के दायरे को ज़्यादा बड़ा मानिए, और यह डिपेंड करता है कि वहां पर किस विचारधारा के लोग सत्ता चला रहे हैं। नहीं, आप इसी से अंदाजा लगाइए कि नेपाल एक नया लोकतंत्र वाला देश है, नया लोकतंत्र वाला। वहां राजा महाराजा वाला कल्चर व्याप्त था, फिर भी भारत के साथ कोई ऐसी कटुता नहीं थी, है ना। और जो एक भारत का दृष्टिकोण नेपाल को लेकर रहा है वह हमेशा संरक्षणवादी रहा है। ना इंच भर जमीन का मोहताज था भारत, ना कोई नेपालियों को उकसाकर कोई ऐसा स्वार्थ था जो सिद्ध करना था। और यहाँ तक कि नेपाल और भारत के बीच में बहुत सारी सीमाओं पर लिबर्टी रही। नेपाल के लोगों का यहाँ आकर रोजगार, काम, बहुत सारी चीज़ों में एक मतलब कह सकते जैसे उनका राइट ही था। तो सीमा के तौर पे देखेंगे दुनिया के मानचित्र में तो नेपाल एक देश है
लेकिन भारत के लिए वो अपना एक हिस्सा जैसा था। हालांकि ये लीगली ये करेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन भारत ने वैसा व्यवहार किया जैसे अपने सगे संबंधियों के साथ करता है। रूलर बदलते रहे, विचार थोड़े कम ज़्यादा होते रहे, तो उसमें कुछ मतभेद दिखे, और इसके कारणों में अगर जाएंगे तो वह मतभेद का जिम्मेदार भारत शायद उतना नहीं है जितना चीन रहा है। दूसरा, जब दौर मतलब नेपाल में संविधान नहीं आया था, है ना, तब ज़्यादा सकुशल थे। और नेपाल में जब संविधान आ गया, एक प्रकार से लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो उसमें ज़्यादा द्वंद्व क्रिएट हुआ। एक प्रकार से नेपाल दो विचारों में बंट गया, जिसमें हमने बताया था कि एक तराई के इलाके में रहने वाले जो उत्तर प्रदेश बिहार के मूल के लोग हैं, जिन्हें मधेसी कहा जाता है, उनके राइट को मूल नेपालियों से अलग रखा गया। एक प्रकार से कमजोर अधिकार था उनका। जैसे अपने देश के संविधान में रिलीजियस ग्राउंड पे या एक प्रकार से मौलिक रूप से देखें तो कुछ लोगों को आप राइट टू इक्वलिटी दीजिए, कुछ लोगों को न दीजिए। तो हमारे देश के संविधान में तो हर नागरिक को ये प्राप्त है, लेकिन वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब डिस्क्रिमिनेट आप करेंगे और बाद में आरोप लगा देंगे भारत में, क्योंकि वो मूल रूप से भारतीय हैं। ये तो वही है कि खामखा वाली बात, मतलब एडजस्टमेंट आप नहीं किए, नियोजन आपने अच्छा नहीं किया, और दिक्कत दूसरों को बता रहे हैं आप। तो इन 1947, जरा एक लाइन लिख के देखिए पहले इसको। पहले एक बार हिंदी में लिखो। 1947 में नेपाल के प्रधानमंत्री के कहने पर भारत सरकार ने भारतीय राजनीतिज्ञ को नेपाल भेजा था। लिखो, इंडियन गवर्नमेंट सेंट एन इंडियन politician to Nepal to assist in the preparation of the Constitution of Nepal. Assist in the preparation of the Constitution of Nepal. Asked by Nepali Prime Minister. भेजा था ताकि नेपाल का संविधान तैयार करने में सहायता दी जा सके। नेपाल की सहायता, ठीक है, नेपाल, ताकि नेपाल का संविधान तैयार करने में सहायता दी जा सके। आगे लिखो, देयर वाज आल्सो अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन 30 जुलाई 1950। There was also a treaty between the two countries on 30। इन दोनों देशों के बीच क्या हुआ? 30 जुलाई 50 को एक संधि हुई। ठीक, संधि किसके साथ? 49 में किसके साथ हुई थी? पहले पढ़े होंगे भूटान के साथ। ठीक है,
तो इसके साथ हुई थी, इसको होने का क्या फायदा है? चलो लिखो, नेपाल कैसे महत्वपूर्ण, एक हेडिंग बनाओ, हाउ इंपॉर्टेंट इज नेपाल। कैसे महत्वपूर्ण है नेपाल? हम छोटे छोटे, आप जाना कोई भी इंटरनेशनल किताब पढ़ना, ये छोटी छोटी तुमको हेडिंग्स नहीं मिलेंगी 2-2 लाइन की। समझाने के लिए हम लोगों ने पूरी अपनी जवानी बर्बाद कर, तुमको मस्ती सूझी है यार। अब जैसे ही आया हाउ इंपॉर्टेंट इज नेपाल, नेपाल कैसे महत्वपूर्ण है, 2 लाइन में आप समझ जाएंगे कि नेपाल कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसी में आप यहां घालमेल करते रहे, इसीलिए तुम लोग तो उत्तर नहीं देते हो जब कोई चीज पूछता हूं, दिमाग तो रखते नहीं यहां पर। आफ्टर चाइनाज annexation of Tibet, Nepal's political importance increased for India। चीन के द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने के बाद नेपाल का राजनीतिक महत्व भारत के लिए बढ़ गया। हाँ, कनेक्शन कहां है? जब 59 के टाइम में, 60s के टाइम में तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया, आपने 50 में क्या किया? ट्रीटी किया। क्रम को सुनो ना, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आप अगर क्रोनोलॉजिकल पढ़ लो तो मां कसम तुम आज ही नेपाल समझ जाओगे, तो दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग तो रखो, अब क्रम कहां चल रहा है। 47 में हमने क्या किया? एक पॉलिटिशियन भेजा, ट्रीटी जुलाई 1950 में हुई। अब कह रहा है कि अगला, अब इसके बीच में कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो ये बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है। रोज थोड़ी होता रहता है यार, तुम रोज कुछ थोड़ी अचीव करते रहते हो। तो उसके बाद क्या हुआ? आगे चल के बोल रहा है जब तिब्बत चाइना पर कब्जा किया तो एक प्रकार से भारत के कान खड़े हो गए कि बगल में नेपाल भी है, तो नेपाल को क्या करेगा? पॉलिश करेगा, उसकी तरफ झुकेगा, उसकी राजनीतिक महत्ता को समझेगा और उसकी जरूरतों के लिए तैयार रहेगा, ताकि नेपाल चीन के गलतफहमी में ना फंसे। आपको क्या कर रहा हूं मैं? आप आते हैं अपने अपने घर से खाना खा के, फिर एक दूसरे को कैप्चर करने लगता है। हम कह रहे हैं आपकी कॉपी में मैं ऐसे आके खड़ा होके झांकूं, ऐसे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे? तो आप आए हैं शुद्ध मन से पढ़ने के लिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए, ऊपर से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। चाइना ने क्या किया? ताइवान को हड़काता है, कब्जा किया क्या? तो कहे अमेरिका चिल्लाता है, डिस्टर्ब होता है ना वो। तुम पोत लगा दोगे प्रशांत महासागर में, भाई उसने मिसाइल थोड़ी छोड़ दिया। अभी हिंद महासागर में चाइना आया, हम पे कब्जा कर लिया क्या? लेकिन आता है तो बुरा लगता है ना। इर्द गिर्द होती हुई घटनाएं जो हमारे काम करने के तरीके पे प्रभाव डाल सकती, वो घटनाएं भी तो रोकनी पड़ती है ना। यहीं पे ये बिल्डिंग बना रहा और ऐसे ड्रिल चला रहा हो तो हम डिस्टर्ब होंगे ना। अब वो हमारी क्लास में आके थोड़ी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। यही तो सब चीज हुआ है देश में जो पॉलिटिक्स। तिब्बत पे चाइना ने क्या किया? कब्जा किया। भारत के कान खड़े हो गए कि साला हमने पंचशील समझौता किया, ऊपर से ये तिब्बत भी ले गया और दलाई लामा का अपने शरण दिया। तो भारत जो गलती चाहे चाइना के साथ किया या तिब्बत के साथ नहीं खड़े होने का किया, वो नेपाल के साथ नहीं दोहराना चाहता था। लोग कहते हैं ना कि मेरा बच्चा जो है तकलीफ से गुजरा, लेकिन मैं तकलीफ से गुजरा लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। यही थ्योरी है ना। तो मजदूरी करके भी उसके लिए करता है कि नहीं करता है? वही तो यहां है। एक गलती हो गई तिब्बत वाली, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो नेपाल के साथ हो, क्योंकि हालांकि नेपाल के साथ ऐसा कोई कब्जा नहीं करने जा रहा है, लेकिन उसकी प्रकृति को देख करके उसमें बदलाव आना स्वाभाविक है। इसलिए भारत की नजरों में राजनीतिक महत्व जो है नेपाल का बढ़ जाएगा। और अगर चाइना आ गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वही प्रॉब्लम आएगी जो यूक्रेन के साथ नाटो आ जाता उसकी सीमा पे। तो रोकना पड़ता है। दुश्मन डायन को 7 घर पहले रोको ना।
और घर अगर मोहल्ले में आग लगी है तो आप भी तो बाल्टी पानी डालिए नहीं, उसका घर जलने के बाद आपका जलेगा। तो लोग तो चौकन्ना हो ही जाते हैं ना। लिखो आगे। चीन के द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद या पश्चात नेपाल का राजनीतिक महत्व भारत के लिए बढ़ गया। ज्योग्राफिकली India's security in the north has started to depends on Nepal's security, to a great extent, भौगोलिक दृष्टि से देख तो उत्तर से भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी द नॉर्थ हैज स्टार्टेड टू डिपेंड ऑन नेपाल सिक्योरिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखें तो उत्तर में भारत की सुरक्षा बहुत सीमा तक नेपाल की सुरक्षा पर निर्भर करने लगी। यह इंडिया है, इधर पानी है, इधर तो हमारी नेवी रखवाली कर लेगी, और कोई भी युद्धपोत आएगा तो यहीं से तो हम देख लेंगे ना। इस तरफ पाकिस्तान है जो दुश्मनी करता है, ऊपर जाएंगे चाइना है, यहीं पर उत्तराखंड के ऊपर लगा हुआ यहीं नेपाल है। अगर चाइना यहां एंट्री मारता है, अगर हम इसको सुरक्षा देते हैं तो चाइना यहां रहेगा, सुरक्षा नहीं देते हैं तो उसको चाहे विचार हो, मोनोपोली हो, कुछ हो, यहां पहुंच जाएगी। यहां पहुंचने का मतलब यहां अरुणाचल की सीमा पे देखें चाइना है, संयोग से अरुणाचल की सीमा पे यहां मंगोलिया होता, क्यों? और चाइना इसके बाद होता, तो हम डिप्लोमेटिक तौर पे मंगोलिया से जुड़े रहते, चाइना को दूर किए रहते। क्यों? यहां बांग्लादेश है, शेख हसीना बार बार दिल्ली आती हैं, अच्छे समझौते, अच्छी बातचीत, कभी 3 बीघा वाला, कभी ये वाला सॉर्ट आउट करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? इसलिए करते रहते हैं कि ये जो है, अगर अंदर अंदर ये ठीक रहेगी भारत को लेके तो चाइना के प्रभाव से मुक्त रहेगी, नहीं तो ये चारों तरफ यहां चाइना आ जाएगा, चाइना के विचार आ जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान को रोकते रोकते नहीं संभाल पाए, चाइना का विचार, आतंक का विचार से ये पोषित हो गया, तो उसकी कीमत नहीं चुका रहे हैं, कीमत दबा के चुका रहे हैं ना। 2/3 पैसा अपने रक्षा का सिर्फ एक ही सीमा पे खर्च कर देते हैं, यानी कि हम 4 रुपए में 3 रुपया यही खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया में बाकी जगह काम कर रहे हैं। अगर ये चीज सुधरा होता तो 1 रुपया खर्च करना पड़ता, बाकी 1 तो 2 रुपये में हम रोजगार दे रहे होते ना। आपको क्या लगता है, दुश्मन देश पैदा कर लीजिए, देश में बेरोजगारी तो हो ही जाएगी। मिसाइल बनाएंगे, ये परमाणु बम बनाएंगे, राफेल खरीदेंगे, यही सब करते रहिए। हाँ, वो किम जोंग उन क्या कर रहा है, यही करता रहता है, इसलिए वहां रोजगार, गरीबी सब रहेगी। अब आप ब्रह्मोस बेचेंगे, आप कोई भी आइटम बनाएंगे बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। आप तो जो पैसा खाने पीने का उसको भी राफेल में खरीद रहे हैं। राफेल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इससे निपटने के लिए हमारे पास फाइटर विमान कहाँ है। आप फाइटर विमान क्यों चाहिए? हम लोग तो रिवॉल्वर नहीं लिए, क्यों भाई? हमें 1-2 लाख रुपए का रिवॉल्वर लेने चले जाएंगे तो बच्चों की फीस कैसे देंगे? और जो अपराधी रिवॉल्वर और बंदूक AK-47 लेके घूम रहा है, उसके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? वो चैन से भी है क्या? वो तो अपनी सुरक्षा में ही पूरा दम लगाए हुए है। क्यों? तो ये जो कंडीशन है कि चीजों को बाहर ही रोक के रखो ना। अगर मेरे घर के पास यहां पर कोई सांप अगर यहां
10 घर दूर निकला हो तो चलो ठीक है, मेरे बगल में सांप निकला हो तो, जस्ट मोहल्ले में ही घर में निकला हो, तो यह तनाव स्वाभाविक है ना कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इस इलाके में भी कोई सांप, ये तो होता ही है ना। इंटरफेरेंस तो हमेशा समीप वाला करेगा ना। तो इसलिए भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और नेपाल की सुरक्षा पर हमारी सुरक्षा निर्भर करती है। अब नेपाल को सुरक्षित है तो अयोध्या में बुलाइए, जनकपुर जाइए, त्रिभुवन वहां हवाई अड्डे पर उतरिए और जाइए, वहां का मंदिर में दर्शन कीजिए, उसको बुलाइए, सार की मीटिंग कीजिए, यही सब तो करेंगे। आगे लिखो, स्टेटमेंट ऑफ नेहरू, नेहरू का कथन, नेहरूज स्टेटमेंट भी कह सकते हो, नेहरूज स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ नेहरू। ये इन्होंने 17 मार्च 1950 को कहा था। क्या कहा था, लिखो, as far as some Asian activities are concerned, as far as some Asian activities are concerned, साल 1947 में, सॉरी, जहां तक कुछ एशियाई गतिविधियों का संबंध है, there is no military agreement between India and Nepal. There is no military agreement between India and Nepal. जहां तक कुछ एशियाई गतिविधियों का संबंध है, भारत तथा नेपाल के बीच किसी प्रकार का सैन्य समझौता नहीं है। आगे लिखो, बट इंडिया कैन नॉट बियर एनी अटैक ऑन नेपाल। लेकिन नेपाल पर किए जाने वाला किसी भी आक्रमण को भारत सहन नहीं कर सकता। बट इंडिया कैन नॉट बियर एनी अटैक ऑन नेपाल, सहन नहीं कर सकता। एक साल इस पढ़ाई को सह लीजिए, रोजगार मिल जाएगा। नहीं तो एक का मैं पढ़ रहा था, रील में था थोड़ा, 7 अटेम्प्ट दिया, वो अटेम्प्ट खत्म हो गया, बहुत हताश निराश था। तो ये सबके लिए राम बनना बहुत टफ जॉब है, सब भगवान नहीं बनेंगे, है ना। और आप लोग रोजाना हमारा भरोसा कमजोर करते रहते हैं कि आप मेरे फिराक में मत रहो सर। मतलब जैसे बच्चा होता है ना कि अपनी करतूत से बताता रहता है कि उसका बाप ये सोच ले कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं, आप ज्यादा उम्मीद ना करो। और आप समझ गए बात को, ज्यादा टाइम खराब करने वाले मिलेंगे, ज्यादा घाल मिल वाले मिलेंगे। नेहरू ने क्या कहा कि भाई हमारा कोई मिलिट्री टीटी किसी से नहीं है, किसी एशियाई देश से नहीं है। हमने कोई अनुबंध नहीं किया कि तुम पे हमला होगा तो हम अपना हवाई जहाज लेके तुम्हारे पास आ जाएंगे, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर ऐसा होता तो हम सहन नहीं करेंगे। सहन करने का मतलब ये कब कहे हैं, कहे 50 में, है ना। लेकिन तिब्बत के मामले में चुप थे कि नहीं? तिब्बत के मामले में जानते हैं वो चुप क्यों थे? तिब्बत के मामले में इसलिए चुप थे कि चाइना पे ज्यादा भरोसा किए थे। भरोसा कौन तोड़ेगा आप बताइए? जब मैं आप पे भरोसा ही नहीं करता तो भरोसा टूटने का मतलब क्या हुआ? यहां पे शीशे के गिलास टूट सकता है अगर गिलास ही ना हो तो, नहीं ना।
तो जब हम आप पे भरोसा ही नहीं, तो भरोसा आप तोड़ेंगे कैसे? तो चाइना पे भरोसा था, चाइना ने भरोसा तोड़ा। तो भरोसा टूटने के बाद तो कुछ दिन तो सख्ते में रहे होंगे ना। और उसको कंपनसेट कैसे किया नेहरू ने? दलाई लामा को धर्मशाला में शरण देके। जैसे आप आईएएस तैयारी करते हैं, मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप कंपनसेट कैसे करेंगे? ग्रुप की नौकरी करके, पटवारी बन के, सिपाही बन के, दरोगा बन के कंपनसेट ही तो करेंगे ना। लेकिन हकीकत तो यह है कि बात तो वो है नहीं, वो बात नहीं है जिस बात के लिए आप यहां ताव कसे थे। तो एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए, और दूसरी तरफ जब जरूरत पड़ गया तो आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाए। अति विश्वास भी बच्चा जो है किसी भी डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी देश को लेकर घातक ही होता है। पॉलिटिकल पार्टियों से देखो ना, रहती पार्टी में है लेकिन जुगाड़ कहीं और देखती रहती है। रातों रात उनके विचार बदल जाते हैं। कल बोल रहे थे अपनी पार्टी के बारे में, सवेरे देखा दूसरी पार्टी के मंच पे माला पहन खड़े हैं। इतना द्रुत गति से विचार किसी व्यक्ति का बदलता नहीं है जितना हमारे राजनीतिज्ञों का बदलता है। और अगर आप इन पे अति विश्वास करते हैं तो ये इसके अपराधी आप हैं। वो तो बता ही रहे कि हम पे कम भरोसा किया करो। भाई, एक दल का व्यक्ति दूसरे दल में छलांग इतनी जोर से और इतनी जल्दी लगाता है कि आपको सहसा ये यकीन ही नहीं होगा कि यार कल तो अपने दल के बारे में जान दे रहा था, आज सवेरे दूसरे दल का माला पहन के खड़ा है। तो गलती किसकी है? उस राजनेता की जो दल बदला? नहीं, गलती तुम्हारी है जो उस पर तुमने इतना भरोसा किया। वो भी तो अपने जोड़ जुगाड़ में लगा होगा ना। तो आप ये क्यों मान के चलते हैं कि इनसे ही दुनियादारी चलेगी? आप ये मानिए कि दुनियादारी आपसे चलेगी। भारत ये क्यों मान ले कि दुनियादारी चीन से चलेगी? भारत ये भी तो मान सकता है कि दुनियादारी हमसे चलेगी। जब हम ये मान लेंगे कि हम चीन पे भरोसा ज्यादा नहीं कर सकते, ये मैं आज की बात आज तो करते ही नहीं है, 50s के टाइम में, 60s के टाइम में, तब हम थोड़े उसके कदम पे अंकुश रखते ना। अंकुश रखते कि नहीं रखते? जब तिब्बत की तरफ चाइना का कदम बढ़ा तो जो 17 मार्च 50 को नेपाल को लेकर के नेहरू जी का स्टेटमेंट है, उसका रत्ती भर भी वहां असर दिखा? नहीं दिखा। और चाइना कैप्चर कर लिया तिब्बत को, और आपने उसको कंपनसेट क्या कर लिया? दलाई लामा को अपने यहां शरण दे दिया। कौन सी इज्जत बचा रहे थे आप? ऊपर से खुद दुश्मनी मोल ले लिए। भाई, किसी दुश्मन देश का व्यक्ति को शरण देंगे तो वो तो दुश्मन ही बना लेगा ना। 62 में वार का एक वजह तो ये भी थी ना। इसका एक फायदा हुआ, हालांकि फायदा समझिए या स्थिति के अनुपात में, कि नेपाल हमारी नजरों में महत्वपूर्ण हो गया। यार, इसकी भौगोलिक जो परिस्थिति है अगर यथावत बनी रहेगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि दुश्मन को सीमा से दूसरी सीमा के उधर ही रखना चाहिए, सीमा तक आने नहीं देना चाहिए। आगे क्या कहा इन्होंने, लिखिएगा। एनी पॉसिबल अटैक ऑन नेपाल विल बी ए थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी। एनी पॉसिबल अटैक ऑन नेपाल विल बी ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी कर लीजिए। नेपाल पर कोई भी संभावित आक्रमण भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होगा।
अब आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेटमेंट, अक्टूबर 1956। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या स्टेटमेंट है इस पर? ये अक्टूबर 1956 का है। एनी थ्रेट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ नेपाल, एनी थ्रेट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ नेपाल is a threat to Indian peace and security. Threat to Indian peace and security. नेपाल की शांति एवं सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा भारतीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरा है। ये राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, उनका स्टेटमेंट। इसी में जरा एक लाइन आधा इसमें और जोड़िए। फ्रेंड्स ऑफ नेपाल आर आवर फ्रेंड्स। नेपाल के मित्र हमारे मित्र हैं। एंड एनिमीज ऑफ नेपाल इज आवर एनिमीज। समझ गए? नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। ठीक है। हेडिंग बनाओ, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन नेपाल। इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। Civil war started in Nepal in 1950s against Rana Shamsher। 1950 के समय में सिविल वार स्टार्टेड इन नेपाल इन 1950s अगेंस्ट राणा शमशेर। 1950 में क्या लिखा आपने? 1950 के समय में नेपाल में गृह युद्ध शुरू, राणा शमशेर के विरुद्ध गृह युद्ध शुरू हुआ था। सिंस देन डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड हियर। तभी से यहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। सुन लेना है, यहां राजा होता था लेकिन गणतंत्र नहीं था, प्रधानमंत्री होते थे। क्लियर हुए कि नहीं? राजा होता था, यहां राष्ट्रपति चुने नहीं जाते थे, यानी लोकतांत्रिक था लेकिन रिपब्लिक नहीं था। तो गणतंत्र ये 2006 के आसपास में बना है, यानी अब यहां राष्ट्रपति होने लगे, राजा फाजा खत्म हो गए। लिखो, ऑन दिस ओकेजन नेहरू सेड। इस अवसर पर नेहरू ने कहा, सेड दैट व्हाइल रेस्पेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ नेपाल, we cannot tolerate
ठीक है ना, टॉलरेट एनी सर्कमस्टांसेस इन नेपाल। इस अवसर पर नेहरू ने कहा कि नेपाल की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, पर हम कोई अव्यवस्था सहन नहीं कर सकते। बिकॉज, क्योंकि इट कैन वीकन आवर बॉर्डर सिक्योरिटी, क्योंकि इससे हमारी सीमा सुरक्षा कमजोर हो सकती है। सीमा सुरक्षा कमजोर हो सकती है। ठीक है, क्या बोला कि हम स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, आप जैसे रहना रहिए, लेकिन कोई अव्यवस्था सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, देश उसका है, तकलीफ आपको क्यों है? क्योंकि आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी, अभी जो हमने किया, आप कुछ भी करिए, बट अगर आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं सहन कर सकते। ये यही चीज के कारण ये होता है। तो क्या करेगा? इंटरवीन करेगा। उसको लगेगा कि हम संप्रभु हैं, लेकिन संप्रभु हैं तो सोवरेनिटी में दूसरे का इंटरवीन क्यों करा रहे हैं? भाई, अगर तिब्बत आकर कहता भारत से कि प्रभु हमको बचाइए, है ना, क्यों? तिब्बत अगर भारत से कहता कि प्रभु हमको बचाइए, तो इंडिया की ड्यूटी क्या थी? मित्र से शत्रुता निभाए, या मित्र ने किसी को दबा कुचल रहा है उसकी सहायता करे। ठीक है, यही तो था ना। तो आपको मैं जब डिप्लोमेटिक चीज इंटरनेशनल रिलेशन में बता रहा था, तो क्या बता रहा था? सबसे पहले क्या बताया? नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट निभाएंगे कि दोस्ती? आप अपना कैरियर बनाएंगे कि मित्रता निभाएंगे? आप बताइए। कैरियर बनाएंगे, तो आपका कैरियर किसमें था? तिब्बत के स्वतंत्र बने रहने में। आपका नेशनल इंटरेस्ट किसमें सलूशन प्राप्त करता? तिब्बत के बने रहने में। तिब्बत आप गंवा दिए, तो आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी समझौता किया। ऊपर से जिस मित्रता को निभा रहे थे वो भी अव्वल दर्जे का दुश्मन निकला। तो लिखो आगे, मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट लिखो। पहला, नेपाल बिकम अ मेंबर ऑफ यूनो इन 1955 due to India's repeated aid, असिस्ट भी कह सकते हैं इसको, भारत की बार बार सहायता करने से, बार बार असिस्ट करने से, असिस्ट वर्ड ज्यादा ठीक है, करने से के चलते 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ का नेपाल सदस्य बना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। ऑन 1 February 1955 the Nepalese foreign minister said that his country will not go against India in any case. इन एनी केस 1 फरवरी 1955 को नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश किसी भी दशा में भारत के विरुद्ध नहीं जाएगा। तीसरी बात, इन नवंबर 1955 महाराजा महेंद्र विजिटेड इंडिया
and Dr. Rajendra Prasad visited Nepal. नवंबर 1955 में राजा महेंद्र ने भारत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेपाल की यात्रा की। नेपाल की यात्रा की। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल टंका प्रसाद आचार्य, टंका प्रसाद आचार्य signed an agreement with China, signed कर देना, signed an agreement with China in China on 20th September 1955. जब वो 55 में किया था तब ये आदान प्रदान हुआ था आने जाने वाला। लिखो, नेपाल के प्रधानमंत्री टंका प्रसाद आचार्य ने 20 सितंबर 1955 में चीन से समझौता किया। इन 1957 डॉक्टर KI became Prime Minister of Nepal. His inclination was also towards China. His inclination was also towards China. 1957 में डॉक्टर KI नेपाल का प्रधानमंत्री बना और इसका झुकाव चीन की तरफ था। आप देख रहे हैं भारत को किस्ती कहां से निकाल के लाना है। अब बीच में तिब्बत वाला मामला तो अब आएगा, अभी तो चल ही रहा है। तो भारत उतना, चलो मानते हैं, कम सीरियस रहा होगा, लेकिन तिब्बत के बाद तो नेपाल को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस हुआ। लिखें, BP कोइराला ठीक है, एंड BP कोइराला रिले, ऐसा लिख लेते, और चीन के बीच BP कोइराला एंड चीन साइंड, ऐसा कर लो, चीन साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द एवरेस्ट समिट। BP कोइराला और चीन ने एवरेस्ट शिखर को लेकर समझौता किया। ठीक है, एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। तो चाइना के साथ समझौता किया। यहां पर विच इंडिया क्रिटिसाइज, जिसकी भारत ने आलोचना की। भारत ने कहा कि एवरेस्ट को लेकर तुमको उनसे क्या बात करनी है, फर्जी जो है फल तुम उसको घुसेड़ रहे हो। हाँ, चीन से क्या मतलब तुमको एवरेस्ट को लेकर क्रिटिसाइज किया, उलझुल समझौते कर रहे हो तुम, तो जहां उसका नहीं है वहां पे भी घुसेड़ रहे हो। नेक्स्ट, इन 1961 महेंद्र tied up with China to build
टाइड अप, टाइड आएगा, हाँ टाइड, हाँ ठीक वर्ड है, टाइड अप विथ चाइना टू बिल्ड, बिल्ड कर दो द काठमांडू लुहारा रोड। 1961 में महेंद्र ने काठमांडू लुहारा सड़क मार्ग बनाने के लिए चीन से समझौता किया। महेंद्र समझ रहे हैं कि नहीं? वही राजा महेंद्र है ना, नेपाल वाला पहलवान लिखे है ना, ने समझौता किया। आगे लिखिएगा, विच पोज्ड एट थ्रेट टू इंडिया, जिसके चलते भारत के लिए खतरा पैदा हो गया। विच पोज्ड अ थ्रेट ऑफ इंडिया, यह भारत के लिए ठीक नहीं था और भारत के विरोध में यह किया था, अगेंस्ट इंडिया ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट लिखो, लिखो चीन भारत, लिखो चीन इंडिया वार 1962, इन लगा लेना, इन चाइना इंडिया वार 1962 नेपाल एडॉप्टेड नेचुरल अप्रोच, न्यूट्रल लिखो, न्यूट्रल अप्रोच। ध्यान रखना कि हमने उसको दूध दूध पिलाते रहे लेकिन उसने भारत का साथ नहीं दिया। वही हमने क्या बोला था, बेलग्रेड में 25 देश थे, अब भारत ने घसीट के इन सबको भी शामिल किया था, लेकिन एक भी देश उठा के लाओ जो भारत का साथ दिया। चाइना इसको बोतल बंद बढ़िया गर्म दूध बहुत वर्षों से पिला रहा है नेपाल को, और वो भारत उसको ताजा मुर्रा भैंस का वो भी दूध पिलाने में लगा हुआ है। लेकिन गाय बगाए वही शासक बदल। हमने क्या बोला कि नेपाल का भारत से कोई ऐसे, आप अब तक पढ़े हैं, एक भी ऐसी वजह बताइए जिसने भारत ने कोई नुकसान किया हो नेपाल का? नहीं है। ये कौन कर रहा है? ये सिर्फ वहां का प्रधानमंत्री वगैरह बदलता है तो ये हो जाता है। चाइना परस्त से उधर चला जाएगा। भारत कुछ थोड़ी कर रहा है। अभी तक तो आपने कहा कि उसने ये कर दिया या नेपाल ने भारत का ऐसा कर दिया, और वो जो स्टेटमेंट है देखिए कितना गंभीर स्टेटमेंट है जो नेहरू वगैरह ने दिया है। नेहरू की चिंता यह है कि चाइना नेपाल से दूर ही रहे। आज भी चिंता यही है। नेहरू से लेकर मोदी तक की मूल चिंता क्या है नेपाल को लेकर, कि नेपाल से चीन दूर ही रहे। नेपाल की स्वतंत्रता, उसकी संप्रभुता से भारत का कोई लेना देना नहीं। उसका देश है, जैसे चलाना चाहे चलाए। लेकिन वहां अगर चीन की वजह से कोई अव्यवस्था फैलती है तो भारत को क्या चुप रहना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। यह बात तो नेहरू भी कह चुके हैं। हाँ? तो आपने ये लास्ट वाला ये लिख लीजिए, इन द चाइना इंडिया वार नेपाल adopted a neutral approach which was to disappoint इंडिया। नेपाल ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया जो भारत को निराश करने वाला था। इससे भारत निराश हुआ क्योंकि उम्मीद रही होगी कि ये हमारा साथ देगा। ठीक है, आप 62 तक आ गए। अब रिलेशन कैसे देखना है? इंडिया नेपाल रिलेशन आफ्टर 1962, 62 के बाद कैसा? अब देखो, आपने 1947 से अब तक आपने रिलेशन को देखा। कहाँ तक देखा?
1962 तक। अब आप इसको रिलेशन को सेमेस्टराइज कर लीजिए। सेमेस्टराइज इन द सेंस पहला फेज का रिलेशन इसको, अब आफ्टर 1962, ठीक है ना। आपने सबसे पहले क्या देखा कि 1947 से यात्रा शुरू हुई भारत और नेपाल की, और 1950 आते आते हमने जुलाई में एक ट्रीटी किया उसके साथ, ठीक। और धीरे धीरे अलग अलग तारीखों में नेपाल का महाराजा आ रहा है तो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति, जैसे 56 में हुआ है ना, महाराज आए वहाँ के तो यहाँ से राष्ट्रपति गए, एक प्रकार से सरोकार ऐसा रखा जाने लगा। लेकिन इसी बीच 55 में आपने देखा होगा कि वहाँ की बदलती सरकारों के बीच में चाइना से भी समझौते हो रहे हैं, चाहे एवरेस्ट को लेके हो रहे हैं या किसी अन्य प्रकार के समझौते भी हो रहे हैं। तो भारत के सामने चैलेंज क्या है कि नेपाल को चीन से कैसे दूर रखे, है ना। तो जो नेहरू जी का कमेंट आपने बीच में पढ़ा होगा कि उसकी इंडिपेंडेंसी से या उसकी स्वतंत्रता से कोई दिक्कत नहीं है, सोवर्निटी से भी कोई दिक्कत, किस बात का दिक्कत, लेकिन उसके अंदर अगर फैली अव्यवस्था है तो वह इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि वो हमारे सुरक्षा के लिए घातक है। तो नेपाल को हम संवारेंगे या संवारने का प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमारी सुरक्षा मजबूती बनी रहे, और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है चीन से उसको दूर रखने में, ठीक है। धीरे धीरे नेपाल कम ज़्यादा चीन की तरफ भी झुका इसी दौर में, और जब 1962 में यहाँ पर वार होता है भारत और चाइना के बीच में, तो जाहिर है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा कि नेपाल का मित्र हमारा मित्र है और नेपाल का शत्रु हमारा शत्रु है। तो हम तो नेपाल में इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, मतलब हम क्लियर कट थे कि हम तुमको लेकर के अपना स्टैंड बहुत ही स्पष्ट और जस्टिफाई कर रहे हैं हम उसको, कि अगर तुम्हारा कोई शत्रु है तो वो हमारे लिए भी शत्रु है। हालांकि हमारा नेपाल के साथ कोई मिलिट्री अनुबंध नहीं है, कोई सैन्य समझौता नहीं है, लेकिन हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में नेपाल की भौगोलिक स्थिति से बाकायदा परिचित हैं। और यह बात तब ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब चीन तिब्बत को अपने काबू में करता है, तो नेपाल हमारे लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी देश का किसी देश की संप्रभुता की या सोवरनिटी को कैप्चर करना बगल वाले देश के लिए अल्टीमेटम है कि खतरा आपके समीप खड़ा है। तिब्बत पर चाइना का कब्जा इस बात का अलर्ट मोड था कि भारत को चौकन्ना हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि तिब्बत का ही के समय ही विरोध बड़ा कर देना चाहिए। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील समझौता, बहुत ज़्यादा चीन पे भरोसा, ये सब चीज़ें गफलत में लेके चली गई, और दलाई लामा को आपने शरण देकर उसको कंपनसेट तो किया, लेकिन चीन को दुश्मन भी बना लिया, और आफ्टर ऑल उसकी कीमत भी कम ज़्यादा हमने 62 में चुकाई। वजह और भी थी, बट एक वजह बड़ी ये भी थी। लेकिन हम जिस नेपाल को ये कहते थे कि तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है, तुम्हारा मित्र मेरा मित्र है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे थे नेपाल को, वही नेपाल 62 के युद्ध में न्यूट्रल रहा। इट मीन्स कि हमारी तरफ एक बार भी हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया।
हो सकता है कि नेपाल की भी माली हालत, बोलने की स्थिति या अन्य प्रकार की परिस्थिति उसके पक्ष में न रही हो, लेकिन यार इतना तो फिर भी आदमी हालचाल ले ही लेता है। इतना तो बोल ही सकता था कि भाई चीन का इस तरीके से आक्रमण उचित नहीं है, किसी देश के संप्रभु राष्ट्र पर, उसकी संप्रभुता पर हमला जो है ये उचित नहीं है, कुछ तो बोलते, ये नहीं बोला। और जो हमने एक बना के बैठे थे गुट निरपेक्ष, जो गुटुरगू था वो, जिसका पहला बेलग्रेड में हमने 1961 में अधिवेशन किया, उसमें 25 देश, भारत को हटा दीजिए 24 देश, सम्मेलन में सब बाराती बन के आए थे, लेकिन 62 में जब भारत युद्ध में फंस गया तब भी उनकी भी आवाज नहीं निकली। तो एक प्रकार से जो आपकी व्यवस्था है, जो आपकी ताकत है, अगर आप अपने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं तो सफलता भले ही ना मिले, लेकिन अपनी ताकत के साथ कोई अविश्वास नहीं रहेगा। लेकिन दूसरों के भरोसे अगर आप बहुत कुछ करने निकले हैं तो दूसरा अपनी परिस्थिति देखेगा। हो सकता है कि नेपाल चाइना से उस समय इन्फ्लुएंस था, हो सकता है नेपाल के दिमाग में यह हो कि चाइना ने तिब्बत कब्जा किया, अगर मैं ज्यादा बकवास करूंगा मुझसे संघर्ष हो जाएगा। लेकिन नेपाल को यह बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि भारत उसका सगा बड़ा भाई खड़ा है और दक्षिण एशिया का बड़ा भाई भारत ही है, लेकिन नेपाल के मामले में वो सगा बड़ा भाई है। ये बात और है कि कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन यह बात उतनी ही शिद्दत से सही है कि भारत किसी भी देश की जमीन पर, उसकी संप्रभुता पर, उसकी स्वतंत्रता पर तनिक मात्र भी अतिक्रमण पसंद नहीं करता है। कितनी बार कोशिश करके नेपाल को 1955 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने जगह दिलाई। 1971 में बांग्लादेश को मुक्त करा के, पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करा के जो बांग्लादेश बना, उसको संयुक्त राष्ट्र में लिस्टेड कराने वाला कौन है? भारत। देश घोषित करने वाला कौन है? पहला भारत। अगर भारत की इच्छाओं में खोट होता, दूसरों के माल पर उसका ध्यान होता, तो यह भी तो गफलत में भारत आ सकता था ना कि यार हमने बांग्लादेश बनाने में अपनी आहुति दी है, ट्राई करके देख लेते हैं बांग्लादेश को भारत ही ने क्यों ना बना ले। लेकिन भारत का मिशन बिल्कुल क्लियर था, ठीक वैसे जैसे राम का मिशन क्लियर था कि लंका हम जीतने नहीं आए, हम तो रावण को सबक सिखाने आए। लंका लंका वासियों की थी और उनकी रहेगी। और राम चाहते तो लंका तो अपने आप चल के आई थी उनके पास। रावण के मारने के बाद तो लंका उनके कदमों में पड़ी हुई थी, लेकिन विभीषण को उठाया, बोला कि आप राजा हैं, आप अपनी लंका लीजिए, हम चल रहे हैं अपनी भार्या के साथ। तो यह आप परंपरागत रूप से देखेंगे तो कालखंडों के भीतर भी अलग अलग कालखंड, मैं तो त्रेता युग की बात कर गया। ये भारत अनर्गल, अनैतिक, अवैधानिक रूप से किसी की स्वतंत्रता, संप्रभुता पर कभी कोई हमला नहीं किया। बल्कि मैं समझता हूं कि भारत का इतिहास उठा के देखें तो भारत एक सुरक्षा की खोज में हमेशा रहा, क्योंकि अतिक्रमण करने वाले और आक्रमण करने वाले दूसरे लोग हम पे किए। चाइना ने हम पे आक्रमण किया था, हमने नहीं किया था। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था। हाँ, हमारी गलती ये थी कि हमने आवाज बुलंद नहीं की और वो हम भ्रम में मारे गए, अतिरिक्त दोस्ती निभाने लगे, अब बाद में उससे दुश्मनी भी हो गई। और नेपाल के साथ हमने एक भौगोलिक
राजनीतिक जो संबंध रखा है, इसकी सीमा सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होता है, लेकिन कभी कभी दूसरे देश की भलाई में अपनी भलाई होती है। जैसे आपके माता पिता की भलाई किस में है? आपकी भलाई में। और आप गांजा दारू पी करके टुन्न पड़े हैं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, घूम टहल रहे हैं, यहां वहां भटक रहे हैं, तो आप अपना तो करियर बर्बाद ही करेंगे, अपने माँ बाप के भी भलाई के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो अगर नेपाल इन्फ्लुएंस में आएगा, चाइना के चंगुल में आएगा, उसके बेतरजीब तरीके के लोभ लुभावन चीजों में फंसेगा, तो नेपाल तो अपना नुकसान करेगा, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को भी कमजोर कर देगा। और आप अगर इसका ताजा उदाहरण, हालांकि वो उतना मैच नहीं करता है लेकिन फिर भी आसपास समझने के लिए पर्याप्त है कि यूक्रेन ने क्या किया। नाटो के लोभ में, नाटो से मिलने वाले लाभ के चक्कर में अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही दांव पे लगा दिया, और जो सबसे बड़ी कीमत होती है सुरक्षा। ना कोई प्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहे हैं नाटो के देश, सिर्फ हथियार मुहैया करा रहे हैं, आर्मी तो उसी की मारी जा रही है, देश उसी का खंडहर हो रहा है, अस्पताल उसी के टूट रहे हैं, मेडिकल कॉलेज उसी के टूट रहे हैं। पूरे जो यूक्रेन की जनता में जो त्रासदी है, त्राहिमाम है, वो वहीं के लोग तो भुगत रहे हैं ना। तो कई तो सोचते ही होंगे कौन सा दिन था जब इस पगले को हमने राष्ट्रपति बनाया, ये तो हमारा देश ही तोड़वा दिया। न तुम नाटो के सदस्य हो, तो रसिया को सिर्फ यही चिंता थी ना कि अगर ये नाटो का सदस्य बनेगा तो हमारी जो बाउंड्री है वह सुरक्षित हो जाएगी। हमारी भी तो यही चिंता रहती है ना कि अगर चाइना के इन्फ्लुएंस में नेपाल आएगा तो हमारी सीमा कमजोर हो जाएगी सुरक्षा की। तो चाइना को वहीं रखो दूरी, उसी के देश में बीजिंग पीजिंग में पड़ा रहे। तो रसिया भी तो चाहता था, कीप फीप में मत बुला उनको, वहीं रहने दे, उधर ही। नहीं माना, वो नहीं माना तो वो भी नहीं माना, दोनों ने नहीं माना तो अनमना हो गया। तुम्हारी संप्रभुता, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी लिबर्टी, तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी इक्वलिटी, तुम्हारी फर्टर्निटी जाए चूल्हे भाड़ में। अब ले बम, मिसाइल तोड़ डाला पूरा यूक्रेन। अब अगर समझ में आया तो क्या फायदा? हां, चिराग जलता रहा आंधियों में, तुम्हें फिक्र न थी, बुझे हुए चिराग को तुम कवच दे रहे हो।